नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/11/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ स्टैटिक नॉलेज नहीं बल्कि करंट कॉन्टेक्स्ट और पॉलिसी कनेक्शन भी दिखाते हैं। यह लेक्चर्स स्पेशली डिजाइंड है यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आप सिर्फ याद ना करें बल्कि समझें, क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यूथ पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग VBYLD 2026 क्विज में टोटल कितने पार्टिसिपेशन की रही? आपके ऑप्शंस हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 60 लाख। इसका सही जवाब है 50 लाख। अब यह सुन के लगता है वाह, यूथ पार्टिसिपेशन का स्केल अलग ही है। देखिए, ये क्विज हुआ था 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। सबसे अच्छा पार्ट इसमें यह था कि इसमें जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी बैलेंस था, जिसमें 51% मेल और 49% फीमेल ने पार्टिसिपेशन किया था। और टोटल पार्टिसिपेशन हुआ था उसमें 50,42,000 यूथों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इसमें जो टॉप स्टेट्स पार्टिसिपेशन करने वाले थे वह थे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। अब और 2.56 लाख शॉर्टलिस्टेड यूथ किए जा रहे हैं, जो ऐसे राउंड और नेशनल डेवलपमेंट थीम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सोचिए, यह सिर्फ एक क्विज नहीं था, यह था एक मूवमेंट। गवर्नमेंट चाह रही है कि यूथ पॉलिसी मेकिंग और विजन 2047 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहे। यूपी एस्पिरेंट के लिए यह सिग्नल है यूथ एंगेजमेंट और पॉलिसी पार्टिसिपेशन फ्यूचर गवर्नेंस का कोर बन रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 जो यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ, उसको किसने इनॉग्रेट किया था? आपके ऑप्शन हैं मनोहर लाल, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है श्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 का इनॉग्रेशन किया था। अच्छा, ये नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इस इवेंट में 2,500 से ज्यादा डेलीगेट्स पूरे देश भर से पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, इस कॉन्क्लेव में DRAP, UI विन, KMU एट NIUA और अमृत एंथम भी लॉन्च किया गया था। अमृत एंथम जिसमें था जल ही जननी है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं आपको आगे चल के काम आ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए। देखो दोस्तों, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाना नहीं होता। मतलब होता है इंक्लूसिव, ग्रीन और डिजिटल सिटीज बिल्ड करना। कॉन्क्लेव का फोकस था अर्बन इंडिया को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइन करना। यानी गवर्नेंस सिर्फ पेपर पर नहीं, टेक्नोलॉजी और सिटीजन पार्टिसिपेंट के थ्रू रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस म्युनिसिपल बॉडी ने लॉन्च किया संजीवन प्रोजेक्ट?
जो कि स्टेट डॉग्स को ह्यूमनली मैनेज करेगा? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चेन्नई कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका सही जवाब है गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संजीवन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट 7 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद लॉन्च किया गया है। इसका एम स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रिलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स है सेंसिटिव एरिया से, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स और कॉलोनी। अच्छा, इसके एडिशनल फीचर्स क्या हैं? तो इसमें एडिशनल फीचर्स हैं कि इसमें पेट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से। साथ में सिटीजन साइंस प्रोग्राम भी स्टेप में स्टार्ट किया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए। यह प्रोजेक्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो हमें एक और साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है, जहां पब्लिक हेल्थ और एनिमल वेलफेयर दोनों बैलेंस रखने हैं। अर्बन गवर्नेंस का एक नया फेज को रेजिस्टेंस विद कंपैशन यहाँ पे लागू होता है। इसे आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं अगर इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि दिल्ली एयर क्वालिटी और ग्रैप से रिलेटेड है। सीवियर पोल्यूशन के बावजूद दिल्ली में ग्रैप का कौन सा स्टेज अभी तक इन्वोक नहीं हुआ है? ऑप्शन है आपके हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। इसका सही जवाब है स्टेज 3। फ्रेंड्स, दिल्ली का AQI जो है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 361 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत वेरी पुअर मतलब की श्रेणी में आता है। और कुछ जगहों पर यह 400 के पार भी चला गया है, जैसे कि वजीरपुर में 420, बुरारी में 418 और विवेक विहार में 411। लेकिन फिर भी स्टेज 3 इन्वोक नहीं किया गया है, क्योंकि इस साल नवंबर 2025 में एयर क्वालिटी थोड़ी बेहतर रही कंपेयर टू 2024। ऑफिसर्स ने क्रेडिट दिया है इसका किस बात का, कि एयर क्वालिटी थोड़ी सी ठीक रही डस्ट सप्रेशन को, एंटी स्मोक ड्राइव्स को, रोड स्वीपिंग मतलब रोड पे झाड़ू लगाना मशीनों के द्वारा, और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को। यह एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पर अब भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट और कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपी एस्पिरेंट के लिए पॉइंट है कि दिल्ली का CAQM अर्थात कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल इंडिया के अदर मेट्रो सिटीज के लिए भी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क बन रहा है, और इसे बाकी सिटीज में भी लागू किया जाना चाहिए जहां पे AQI बहुत ही खराब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि टाइफून फुंगवॉन से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन है, सुपर टाइफून फुंगवॉन ने फिलीपींस के किस एरिया में हाल ही में लैंडफॉल किया है? आपके ऑप्शंस हैं इजाबेल, क्वाइनयॉन, बागुयो, दीना लुंगोन। इसका सही जवाब है दीना लुंगोन। फ्रेंड्स, हाल ही में दीना लुंगोन ने टाइफून वुंगफॉन ने फिलीपींस के डीना लोंगों में लैंडफॉल किया है। यह टाइफून, जिसका लोकल नाम क्या था, उवान, यह अरोरा रीजन में संडे नाइट को हुआ था। यह 2025 का 21वां स्टॉर्म था और एक वीक पहले टाइफून कालबेगी भी आया था। यह शो यहाँ से यह साबित होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में कंटिन्यूसली फेस कर रहा है ऐसे टाइफून्स, जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक्सट्रीम इवेंट्स के अंतर्गत आते हैं। यह क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस दोनों नेशनल पॉलिसी प्रायोरिटीज
इस कारण से हमारे बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नोवो नोर्डिक्स ने किस इंडियन फार्मा कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है वेगोवी मार्केटिंग के लिए? आपके ऑप्शंस हैं सिप्ला, एमक्योर, सन फार्मा या डॉक्टर रेडीज। इसका सही जवाब है एमक्योर फार्मास्यूटिकल। हाल ही में नोवो नॉर्डिक्स ने एमक्योर फार्मास्यूटिकल के साथ टाई अप किया है अपनी ड्रग वीवॉगी लॉन्च करने के लिए भारत में। इसमें सेमाग्लूटाइड का एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। वीगॉगी मेनली यूज होती है ओबेसिटी कंट्रोल और टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट में। और मंजूरो ने 100 करोड़ सेल्स क्रॉस कर लिया है बाई अक्टूबर 2025। अर्लियर एली ली ने सिप्ला के साथ टाई अप किया था टाइपाइरेटेड के लिए। तो इंडियन मार्केट में अब एंटी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक ड्रग्स के कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हो गया है। यूपीसी विषय में यह याद रखना है कि यह रिफ्लेक्ट करता है इंडिया ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इनोवेशन इकोसिस्टम और हेल्थ अफोर्डेबिलिटी फोकस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं जो UIDAI न्यू आधार ऐप से रिलेटेड है। हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में लॉन्च किया है नया आधार स्मार्टफोन ऐप फॉर सिक्योर डिजिटल आईडी? आपके ऑप्शंस हैं UIDAI, NPCI, NIC या MIT। इसका सही जवाब है UIDAI। हाल ही में UIDAI ने एक कंप्लीटली रीवैम्प्ड आधार ऐप लॉन्च किया है जिसमें मल्टीपल न्यू फीचर्स हैं लाइक सेलेक्टिव डाटा शेयरिंग, बायोमेट्रिक लॉक, QR वेरिफिकेशन और मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट, जिसमें 5 पर डिवाइस किया जा सकता है। ऐप में यूजर अपना एड्रेस या DOB हाइड कर सकता है। सिर्फ नेम और फोटो शो करके ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन एक्सेस और एक्टिविटी लॉग फॉर प्राइवेसी भी शामिल है। डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट स्टेज में प्राइवेसी और कंट्रोल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। यह ऐप डायरेक्टली सपोर्ट करेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को, जो अब UPSC के पेपर 3 के लिए भी फेवरेट टॉपिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नामदा बटरफ्लाई फेस्टिवल 8वां, यह कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं मियाओ, ईटानगर, जीरो या तावांग। इसका सही जवाब है मियाओ। यह फेस्टिवल 26 से 28 नवंबर 2025 के बीच मियाओ में आयोजित किया जाएगा और इसका वेन्यू होगा नामदा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मियाओ में पड़ता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहाँ की कम्युनिटी का सपोर्ट लेकर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव है इको टूरिज्म को प्रमोट करना, बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस को बढ़ाना और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। नामदा पार्क एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पे 500 से अधिक बटरफ्लाइज की स्पीसी पाई जाती हैं, जिसमें से एक रेयर केजर हिंद और ब्लू मॉर्मोन भी पाया जाता है। फ्री एंट्री फॉर लोकल्स। फ्री एंट्री फॉर लोकल्स, इको कैंप्स, यूथ पार्टिसिपेशन सब मिलकर एनवायरमेंट एजुकेशन को रियल फॉर्म में प्रमोट कर रहे हैं। यह फेस्टिवल सिंबल है इको कम्युनिटी ड्राइव कंजर्वेशन का। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद हमेशा रखनी चाहिए, हर सुबह एक नया मौका होता है अपने सपनों के करीब जाने का। मेहनत करो बिना रुके, बिना थके, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारा टाइम जरूर आएगा। चलिए इसी बात के साथ अगले प्रश्न पे आते हैं।
IEA अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 के मुताबिक कौन सा सेक्टर ऑयल सेक्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा 2025 में? आपके ऑप्शंस हैं सोलर पावर, विंड एनर्जी, डाटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका सही जवाब है डाटा सेंटर्स। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025। इस रिपोर्ट का थीम है द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब ग्लोबल एनर्जी का 20% है, लेकिन यह 40% ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करता है। और इन्वेस्टमेंट नंबर अमेजिंग है, $580 बिलियन डाटा सेंटर्स में जाएंगे, जो ऑयल सेक्टर स्पेंडिंग से भी ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, $580 बिलियन बहुत अधिक होता है। रिपोर्ट्स वार्न करती है कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी अब कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन चुकी है। आपको हाल ही में पता होगा, अमेरिका और चाइना के बीच को अभी तनातनी हुई थी। उसमें चाइना ने अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वह देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में समझौता हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स मिनरल्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनमें से 19 20 में से 19 तो ये चाइना के पास ही पावर है इनको एक्सट्रैक्ट करने का, क्लीन एनर्जी और डिजिटल टेक के लिए। तो हमें ये चाहिए कि इसका डाइवर्सिफिकेशन हो सके। तो इसमें यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल डिपेंडेंसी। ये दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि मरुज्वाला से रिलेटेड है। आर्मी और एयरफोर्स द्वारा एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई है, मरुज्वाला 2025। यह कहाँ कंडक्ट हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं बाड़मेर, बीकानेर, पोखरन, जैसलमेर। इसका सही जवाब है जैसलमेर। हाल ही में मरुज्वाला 2025 जैसलमेर राजस्थान के डेजर्ट एरिया में कंडक्ट की गई थी। यह ऑपरेशन त्रिशूल के अंदर कंडक्ट की गई थी, जो एक 12 दिवसीय ऑपरेशन था। इसमें इसको लेफ्टिनेंट जनरल धीरेज सेठ, जो कि जीओसी इन सी सदर्न कमांड है, उनके द्वारा लीड किया गया था। इसमें फोकस था रियल टाइम डाटा इंटीग्रेशन, एयर लॉजिस्टिक्स और ड्रोन सर्वेलेंस। यह एक्सरसाइज इंडिया की मल्टी डोमेन कॉम्बैट रेडीनेस को वैलिडेट करता है, एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन के साथ आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शोकेस करता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं जिनीवा, दोहा, न्यूयॉर्क, नायरोबी। एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना है, नैरोबी कहाँ का कैपिटल है? इसका सही जवाब है दोहा। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 दोहा में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कतर की राजधानी है। यह समिट 3 से 6 सितंबर के बीच हुआ था और इसमें 1995 के कोपनहेगन डेलीगेशन और यूएन एजेंडा 2030 के बारे में डिस्कशन किया गया था। इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर फैजान अहमद अजीजी ने, और उन्होंने प्रपोज किया कि कतर इंडिया यूथ एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर और कतर रेडी स्किल्ड हब्स बनाए जाएं। यह कॉन्सेप्ट यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के लिए रिलेवेंट है, जो कि एथिकल लेबर मोबिलिटी और साउथ साउथ कॉपरेशन के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस कंट्री ने इनकैप
1, 2 और 10 वेसल को सिंक करके आर्टिफिशियल रीफ बनाए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ओमान, सऊदी अरब, कतर, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। हाल ही में यूएई ने हुजराह, अल अक़हा और हुर फरकान के कोस्ट पर यह वेसल स्कटल की है, मरीन बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। अब वहाँ कोरल्स, टर्टल्स और बराकुडास थ्राइव कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जलाई जैसे कि दुबई रीफ्स और अबू धाबी कोरल गार्डन्स भी उसी एफर्ट्स का एक पार्ट हैं। यह एक इनिशिएटिव मॉडल है ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबल इकोटूरिज्म को परफेक्ट बैलेंस करने के लिए। कुछ कुछ इस प्रकार का हम अपने भारत देश में भी प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिजोरम टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या यूएनडीपी। इसका सही जवाब है नीति आयोग। हाल ही में मीटिंग हुई है बिटवीन टूरिज्म मिनिस्टर लांग हिंगलोबा हमार और डॉक्टर वी के पॉल के साथ। इसका एम था इको फ्रेंडली टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इवेंट के पहला एक जिंजर प्रोड्यूस कंसलेशन भी होगा नई दिल्ली में। सो मिजोरम का फोकस अब क्लियर है, टूरिज्म से लाइवलीहुड और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ाना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल है नेशनल एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऑनर में। आपके ऑप्शंस हैं 5 नवंबर, 9 नवंबर, 11 नवंबर या 24 नवंबर। इसका सही जवाब है 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऑनर में। यह दिन मनाया जाता है मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पर, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल, आईआईटीज, सीएसआईआर और प्रमोट की यूनिवर्सल एजुकेशन, वुमेन लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग। 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मौलाना आजाद ने सेक्युलर और इंक्लूसिव एजुकेशन का फाउंडेशन रखा था। हर साल स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार और अवेयरनेस इवेंट्स होती है। एक रिमाइंडर कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ देश के निर्माण का मीडियम है। फ्रेंड्स, अपनी मेहनत पे हमेशा हमें विश्वास रखना चाहिए। आज का हर एक छोटा सा एफर्ट कल की एक बड़ी जीत बनेगा। इसी रिमार्क के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ, आज का सेशन हमने जो कवर किया उसमें यूथ इनिशिएटिव से लेकर एनर्जी ट्रांजिशन तक, डिफेंस डील से एजुकेशन पॉलिसी तक सब आता है। आपके यूपीसी के लिए यह सेशन सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव भी देता है। हर क्वेश्चन हर हर करंट अफेयर्स एक पैटर्न होता है, उसे कनेक्ट करके ही एनालिटिकल प्रिपरेशन की जा सकती है। मैं हूं अभय सिंह। हम नेक्स्ट सेशन में। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।